हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्वेंट्री प्रॉब्लम प्लेलिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके अंदर हमारे पास प्राइस ब्रेक गिवन है। प्राइस ब्रेक यानी कि डिस्काउंट गिवन है। यानी कि ऐसे मॉडल्स में हमारे पास क्या होता है, एक रेंज के अंदर जब आप ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं तब हमारे पास एक यूनिट कॉस्ट रहेगा, लेकिन एक हायर रेंज पर हमारे पास यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी, एक अनदर फॉर्म देखना होगा ईओक्यू फॉर्मूला का। नाउ यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं ईओक्यू फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास ईओक्यू फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट इक्वेशन से निकल कर आता है एंड ईओक्यू फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, जो जनरल हमारे पास होता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिमांड एंड इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट के केस में हमने डिराइव किया था, रूट ऑफ 2C3R अपॉन C1 के फॉर्म में होता है हमारे पास। नाउ अगर हमारे पास प्रॉब्लम किसी अलग तरीके से गिवन है, यानी कि जो रेट ऑफ डिमांड है वो पर ईयर गिवन है, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ जो C1 कॉस्ट है हमारा, C1 कॉस्ट की जगह हमारे पास परचेजिंग प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ यूनिट आइटम गिवन है, ऑलराइट, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर ईयर फॉर 1 रुपी वो हमारा आई से गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास C1 की जगह दो अलग क्वांटिटीज गिवन है, वो है P एंड I, एंड P एंड I की हेल्प से हम C1 निकालेंगे। बिकॉज I हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास 1 रुपये के वैल्यू का कोई जो हमारे पास प्रोडक्ट है यूनिट, तब उसके ऊपर कैरिंग चार्ज है। एंड P क्या है, परचेजिंग प्राइस ऑफ यूनिट आइटम, एक यूनिट के ऊपर परचेजिंग प्राइस है। तो यानी कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आइटम हमें मिलेगा, ऑलराइट। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ स्पेंड किए एंड जो कैरिंग कॉस्ट था वो फ्रैक्शन के अंदर होता है बेसिकली हमारे पास, तो 0.2 था पर रुपी। तो 0.2 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट 20 निकलेगा। कि 100 आइटम्स पे कितना कॉस्ट लगा, 0.2 इंटू 100 किया तो 20 निकला। 100 रुपीज़ के स्पेंड पे हमें कितना कॉस्ट लगा, इसलिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर हमारे पास आईपी होगा इस केस में। नाउ वी नो दैट जो हमारा कॉस्ट इक्वेशन सी क्यू होता है वो 1/2 QC1 प्लस C3R/Q होता है। अब यहाँ पर इसी कॉस्ट इक्वेशन में हमारे पास C1 रिप्लेस होगा I इंटू P से, एंड जो R होगा वो रिप्लेस होगा लैम्डा से, बिकॉज रेट ऑफ डिमांड की जगह ओवरऑल ईयर पे डिमांड गिवन है हमें। अगेन हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। नाउ P जो है हमारा वो भी परचेजिंग प्राइस वो भी कांस्टेंट है, आई जो है कैरिंग कॉस्ट पर ईयर वो भी कांस्टेंट है, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। सो अगेन DC/DQ हम करेंगे एंड अगेन हम इस तरीके से Q0 डिटरमाइन करेंगे, एंड Q0 हमारे पास रूट ऑफ 2 लैम्डा C3 IP निकलेगा। अगर आप इसे कंपेयर कर देखें हमारे ओरिजिनल Q0 से जो हमारा निकल के आया था ईओक्यू फॉर्मूला, तो C1 को हमने IP से ही रिप्लेस किया है एंड R जो है हमारा वो रिप्लेस हुआ है लैम्डा से। तो दोनों ही फार्मूलाज एकदम सेम है एग्जैक्टली। मिनिमम कॉस्ट का फार्मूला भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पर R की जगह हमारे पास लैम्डा है एंड C1 की जगह I इंटू P है। तो आइए अब समझते हैं मॉडल विद प्राइस ब्रेक का मतलब क्या होता है। तो प्राइस ब्रेक मतलब जैसा कि अभी हमने देखा B0 से लेके B1 की जो प्रोडक्ट की रेंज है वहाँ पर हमारे पास प्राइस B1 है, लेकिन अगर B1 से लेकर B2 के रेंज में आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको रेंज अलग मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप शॉपकीपर के पास गए, अगर आप 100 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो आपको एक अलग प्राइस देना पड़ रहा है, बट अगर आप 200 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो आपको वो ऑर्डर की जो भी प्राइस है उस पर 20% ऑफ दे रहा है, तो वो प्राइस ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट इक्वेशन है वो दो तरीके से लिखी जा सकती है, C1Q एंड C2Q। C1Q यानी फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट रेंज के लिए यहाँ पे P1 वैल्यू लिखी जाएगी एंड सेकेंड केस के लिए P2 वैल्यू लिखी जाएगी, एंड दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से, P1 एंड P2 को रिप्लेस करके, एंड देन जो ऑप्टिमम क्वांटिटी Q01 Q02 वो डिटरमाइन करेंगे हम, एंड देन C01 एंड C02 भी हम डिटरमाइन करेंगे, C0 या फिर CQ0 यानी कि जो मिनिमम कॉस्ट है वो हम डिटरमाइन करेंगे, एंड फिर कंपेयर करेंगे कि हमारा किस रेंज में प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा, किस केस में हमारा कॉस्ट सबसे कम होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, बेस्ट एग्जांपल से ही समझना इसे बेस्ट रहेगा। तो आइए समझते हैं।
एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, क्वांटिटी की रेंज इज गिवन है 0 इज लेस देन इक्वल टू क्यू इज लेस देन 500 एंड 500 इज लेस देन इक्वल टू क्यू। सो 500 से लेस पर हमारे पास 10 रुपीज़ की कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट, एंड 500 से ऊपर 9.25 है। ऑल्सो ये हमारे पास वन प्राइस ब्रेक की प्रॉब्लम है। वन जब प्राइस ब्रेक होता है तो वन प्राइस ब्रेक मतलब जो प्राइस है हमारा एक ही बार चेंज हो रहा है, अगर एक से बाद ज़्यादा बार चेंज हो तो वो मल्टीपल प्राइस ब्रेक होता है। तो आइए सबसे पहले वेरिएबल्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास हम देख सकते हैं बी नॉट जो है, बी नॉट इज लेस देन इक्वल टू क्यू इज लेस देन बी वन, तो बी नॉट जो है वो हमारे पास 0 है, बी वन हमारे पास 500 है, बी टू हमारे पास, बी टू यहाँ पर कोई रेंज है नहीं अपर लिमिट तो इनफाइनाइट है, बी टू का कुछ यूज़ रहेगा भी नहीं हमारे पास। नाउ डिमांड इज, मंथली डिमांड इज 200 यूनिट्स हमारे पास है, सो हम डिमांड को 200 लिख सकते हैं लैम्डा। देन कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज 2% ऑफ यूनिट कॉस्ट। 2% को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.2 के फॉर्म में। सो आई जो है हमारे पास वो है 0.2। ऑलराइट, 2% यानी कि कितना हुआ, 2% यानी कि 2/100 हुआ हमारे पास। सो आई हमारे पास 0.02 होगा, बिकॉज 2% का मतलब 0.02 होना चाहिए हमारे पास। नाउ C3 जो है हमारा सेटअप कॉस्ट वो 350 है, ₹350 गिवन है हमारे पास, एंड जो P1 है प्राइस 1 वो हमारे पास 10 रुपीज़ है, एंड जो P2 है वो 9.25 गिवन है। नाउ इसकी हेल्प से अब हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसा हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर हमें मिलेगा, क्या हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू आएगी, ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो C1Q एंड C2Q हम लिख सकते हैं, C1Q इज इक्वल्स टू 10 इंटू 200, यहाँ पर 10 क्या है हमारा, 10 हमारे पास है P1 एंड इंटू 200, 200 क्या है, मंथली डिमांड इज 200, तो 200 यूनिट्स हैं एंड यूनिट कॉस्ट 10 है, तो उनको जो हम प्रोड्यूस करेंगे परचेज करेंगे तो उसे हमें इस तरीके से ऐड करना रहेगा, बिकॉज 200 आइटम्स का हमारे पास प्रोडक्शन का भी कॉस्ट लगेगा। यूनिट कॉस्ट क्या है, पर आइटम कितना है कॉस्ट, सो 10 है पर आइटम, तो 10 इंटू 200 टोटल कॉस्ट हमारा लगेगा। देन प्लस हमारे पास 350 इंटू 200 अपॉन क्यू, 200 अपॉन क्यू कहाँ से आया हमारे पास, ये लैम्डा अपॉन क्यू हमारे पास आया है सेटअप कॉस्ट से। सेटअप कॉस्ट हमारा 350 है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज 350, ना 350 है तो टोटल कॉस्ट जो ऑर्डरिंग का होगा वो 350 इंटू 200 अपॉन क्यू मिलेगा हमें, क्यू ऑप्टिमम ऑर्डर क्वान्टिटी है, प्लस 0.02 इंटू 10 इंटू क्यू बाई 2, एंड ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो परचेज कॉस्ट है वो भी एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है, ये परचेज कॉस्ट हमारा ऐड हुआ है। ये तो जब भी हम C1 ऐड करते थे एंड C2 ऐड करते थे, C3 ऐड करते थे, ये टर्म्स होती थी, ये हमारा परचेजिंग का अलग से कॉस्ट लगा है, एंड कैरिंग कॉस्ट उसी की हेल्प से मिला है हमें। नाउ जो C2 होगी हमारी कॉस्ट इक्वेशन 2, वो हमारे पास हमें मिलेगी 9.25 इंटू 200, यानी 200 यूनिट्स को परचेज करने का जो प्राइस होगा वो, प्लस 350 इंटू 200 अपॉन क्यू, अगेन हमारे पास सेटअप कॉस्ट हो जाएगा इसका, प्लस 0.02 इंटू 9.25 इंटू क्यू बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। नाउ जब हमारे पास प्राइस ब्रेक की प्रॉब्लम होती है तब हम सबसे पहले C2Q को मिनिमाइज करते हैं, तो C2Q को जब हम मिनिमाइज करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारे पास Q आ रहा है उसको दोनों ही उसको रेंजेस में कंपेयर करते हैं, वो 500 से ग्रेटर देन आ रहा है या 500 से लेस देन आ रहा है। अगर 500 से लेस देन आ रहा है तब हमें यहाँ पर अगेन Q0 कैलकुलेट करना होता है। तो अभी देखते हैं हमारे पास किस रेंज में आता है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसे मिनिमाइज करना चाहें
तो जो हमारी EOQ फॉर्मूला होता है वो हमें पता है क्या होता है, √2 लैम्डा C3 अपॉन I इंटू पी। यहाँ पर सेकंड केस के लिए लिख रहे हैं तो IP2 लिखेंगे हम। नाउ √2 इंटू लैम्डा हमारा कितना है, डिमांड 200 इंटू C3 है हमारा सेटअप कॉस्ट 350 अपॉन I जो है हमारे पास जो प्रोक्योरमेंट का है पर यूनिट चार्ज वो 0.02 है, इंटू P2 क्या है हमारा, सेकंड प्राइस रेंज 9.25। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास 870 यूनिट्स निकल कर आएगा आंसर, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा अप्रोक्सीमेटली। नाउ वो आप देख सकते हैं जो Q0 है हमारा वो ग्रेटर देन B1 है। B1 क्या था, इक्वल टू 500 था हमारे पास, ये उससे ग्रेटर देन है। दिस इम्प्लाइज Q0 लाइज इन रेंज फॉर विच P2 इज एप्लीकेबल, हेंस दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास Q0 की जो वैल्यू है यहाँ से 870 की जगह फॉर एग्जांपल समझिए 400 आ जाती, तो क्या 400 है, तो जब 400 आइटम्स हम एप्लीकेबल ऑर्डर करेंगे तब हमारे पास जो यूनिट कॉस्ट है वो 10 की अप्लाई होगी, ना कि 9.25 की। एंड जो हमारा इक्वेशन है वो तो 9.25 की रेंज के लिए उसे मिनिमाइज कर रहा है प्राइस को। सो इसीलिए ये जो वैल्यू है हमारे पास उसे हमें कंपेयर करना होता है। सो कंपेयर करने वाले एग्जाम्पल को अगर हम समझना चाहें तो हम इसे समझ सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू को चेंज करके। अगर हम एक सेकंड केस लें, इसी जो हमारा क्वेश्चन है, यही जो हमारा प्रॉब्लम है, इसे हम चेंज कर सकते हैं C3 इज इक्वल्स टू 100। अगर C3 को अगर हम 100 करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पूरा चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास C3 चेंज हुआ है तो हर इक्वेशन के अंदर वैल्यू चेंज होगी एंड जो हमारी Q0 है वो भी चेंज होगी। सो नाउ अगेन जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस एग्जांपल में किया, वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी Q02 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अगेन वो हमारे पास होगी 2 लैम्डा C3 अपॉन IP2। सभी वेरिएबल्स हमारे सेम है एग्जैक्टली, बस यहाँ पर C3 को हमने रिप्लेस किया है देखने के लिए कि अगर हमारे पास जो Q0 है वो सेकंड रेंज में ना आए, फर्स्ट रेंज में आए तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू 200 इंटू यहाँ पर C3 हमारे पास 100 है, देन I हमारे पास है 0.02 एंड देन 9.25 हमारे पास कैरिंग चार्जेस हैं। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 465। ना जो 465 है हमारे पास वो लेस देन B1 है, Q02 इज लेस देन B1 इक्वल्स टू 500 था जो कि हमारे पास। सो अब हमें कैलकुलेट करना होगा Q01। सो Q01 इज इक्वल्स टू हमारे पास होगा √ऑफ, अगेन सिमिलरली हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, 2 इंटू 200 इंटू 100 अपॉन 0.02 इंटू 10 होगा इस बार हमारे पास। देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 447 इसका आंसर। now 447 जो है वो हमारा लेस देन B1 है, इक्वल्स टू 500 जो था हमारे पास। नाउ अब हमें यहाँ पर 447 जो है 465 से कम मिल रहा है एंड ये ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है C1 प्राइस रेंज के लिए, यानी C1 प्राइस रेंज में जब हम ये करेंगे प्राइस ऑर्डर प्लेस 447 तब हमारे पास जो C1 की जो रेंज है उसके अंदर कॉस्ट मिनिमम मिलेगा। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें कंपेयर करनी होंगी। सबसे पहला हमें कंपेयर करना होगा C1 Q01, बिकॉज C1 प्राइस जो P1 प्राइस जो है वो सिर्फ फर्स्ट रेंज में ही एप्लीकेबल होगा, तो Q01 पर ही अप्लाई करा जा सकता है उसे। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो जैसा कि हमने C1 के लिए फॉर्मूला देखा 10 इंटू 200 आएगा सबसे पहले हमारे पास, प्लस यहाँ पर 350 था हमारे पास, 350 की जगह इस बार हमारे पास 100 है एंड इंटू 200 अपॉन Q जो होगा हमारे पास
क्यू इस बार हमने डिटरमाइन कर लिया है, 447 है हमारे पास। सो 447 एंड प्लस हमारे पास आएगा 0.02 इंटू 10 इंटू ये हमारे पास कैरिंग चार्जेस हैं। सो क्यू हमारे पास वैल्यू क्या है 447/2। नाउ जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2089.42 रुपीज़। तो हमारे पास ये तो C1Q01 की वैल्यू आई, यानी कि जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फर्स्ट के लिए थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिला। बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि ये जो वैल्यू है हमारी ये ऑप्टिमम है या फिर नहीं है, बिकॉज जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 500 के ऊपर उसके बारे में हमने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है, कुछ कैलकुलेशन नहीं की है कि इस डिस्काउंट का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा प्राइस के कम होने पे, कि जो बल्क में ऑर्डर करने पे हमारे पास फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो C2Q हमें फाइंड आउट करना होगा। C2B1 क्या है? सेकेंड प्राइस रेंज के बेनिफिट को उठाने के लिए, डिस्काउंट के बेनिफिट को उठाने के लिए मिनिमम हमें 500 ऑर्डर प्लेस करने होंगे, तब हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम मिनिमम 500 ऑर्डर प्लेस करें एंड जो डिस्काउंट्स के साथ जो हमें कॉस्ट लग रही है, क्या वो कॉस्ट हमारी C1Q01 से कम है? अगर कम है तो हम B1 ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो C2B1 हमने चेक किया, हमें मिलेगा 100। यहाँ पर अगेन 10, यहाँ पर 10 की जगह अब हमारे पास 9.25 हो जाएगा, 10.25 इंटू 200 प्लस यहाँ पर अगेन 100 इंटू 200 अपॉन 500 देन प्लस 0.02 इंटू यहाँ पर 10 की जगह 9.25 है इस बार कैरिंग चार्जेस इंटू एंड 500 की क्वांटिटी है अपॉन 2। अगेन जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1936.25 रुपीज़। नाउ आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास कॉस्ट आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है, बिकॉज हमने देखा कि इवन दो हम जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 447 उससे ज़्यादा कर रहे हैं 500, लेकिन डिस्काउंट के कारण हमें मिनिमम कॉस्ट 500 पे मिल रही है, ना कि 447 पे। इसलिए जब प्राइस ब्रेक होता है तब हमें सबसे पहले ये देखना होता है, ये चेक करना होता है कि C2 की जो कॉस्ट इक्वेशन है उसके लिए जो मिनिमम क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, ऑप्टिमम क्वांटिटी, वो किस रेंज में लाया कर रही है। अगर वो C2 की ही रेंज में लाया कर रही है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगर C2 की रेंज में लाया नहीं कर रही है वो, तो हम C1 के लिए ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे एंड उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड देन हम जो डिस्काउंट की जो रेंज जहाँ से शुरू हो रही है, सो मिनिमम ऑर्डर के ऊपर हम डिस्काउंट वाला जो प्राइस हमें मिलेगा, डिस्काउंट वाला जो कॉस्ट, वो चेक करेंगे कि वो मिनिमम है कि नहीं है। सो इस तरीके से हम प्राइस ब्रेक वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।